देखो लास्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे अपन, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सही बात है। अब ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, जो पानी होता है कैसा होता है नेचर में, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या, जो H2O होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। और हमने देखा रिएक्शन किसकी होती है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है, सही बात है। अब एसिड रिएक्ट किसके साथ करता है, बेस के साथ। तो देखो मान लो आपने H2O लिया, ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब क्या, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया तो ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एक किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, तो दूसरा किसकी तरह काम करने वाला है, बेस की तरह। एसिड की तरह काम करेगा मतलब किसको डोनेट करेगा, क्या देगा वो यहाँ से, एसिड की तरह काम करेगा मतलब क्या डोनेट करवाएगा, H+ डोनेट करवाएगा। अब ये बेस की तरह काम कर रहा है मतलब H+ इसने दिया हुआ कौन लेगा, ये दूसरा H2O लेगा, यानी बेस की तरह काम करके उस H+ को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बंद कर देना बस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, H3O प्लस प्लस क्या मिलेगा, OH माइनस। बात सही है, इतना हमने देखा था। मुझे एक बात बताओ बेटा, हर एक रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना आप जानते हो, सही बात है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो। अब इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, K लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा हम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इस रिएक्शन का, कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बढ़िया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, H3O प्लस, इंटू कौन है कॉन्सेंट्रेशन में, OH माइनस, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन है, कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा, H2O का, इंटू किसका कॉन्सेंट्रेशन, फिर से अगेन H2O का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, K इंटू ये क्या हो जाए, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। बात सही है। अब ये H2O का स्क्वायर किधर आ जाएगा, इस साइड पे ले आऊं मैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या बताया था मैंने उस दिन, वर्ड बोला था ना, कांस्टेंट। ये वाला क्या रहेगा, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट। तो ये वाला टर्म इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस का इंटू OH माइनस का स्क्वायर, सही बात है। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब ये K इंटू H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये कांस्टेंट है ना, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेते हो आप, कांस्टेंट लेते हो, क्योंकि चेंज हो रहा है क्या, H2O लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला है क्या, बताया था, कांस्टेंट लेते हो। तो अभी आपने इसको K इंटू इसको K डैश माना, तो ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस इंटू में ये क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब ये एक कांस्टेंट इंटू दूसरा कांस्टेंट क्या बनेगा, एक नया कांस्टेंट, जो कि किसके लिए डिफाइन करोगे, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, वाटर के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, तो वाटर के लिए ही यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इस टर्म को क्या कहते हो आप, KW को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर, किसका है, पानी का है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर ऑफ वाटर, सही बात है। देखो ध्यान से एक बात बताना चाहूंगी मैं, अब जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में गए हो, बात सही है, ठीक है, अब क्या करते हो ना, पढ़ लेते हो, अपना लेक्चर होता है, उसके बाद जाते हो घर पे, बैग उठा के आते हो, जाते हो, रिवाइज करना पड़ता है। हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, हम 10th में, 9th में, 5th में, 6th में नहीं है कि चलो यार टीचर ने जो पढ़ा, वहाँ पे भी करना पड़ता है आजकल, तो वो तो छोड़ ही दो आप। 12th इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझते होंगे कि चलो आ जाए बैठ जाए, बस कुछ बात नहीं होती बिल्कुल भी, यहाँ पे रिवाइज करना पड़ता है चीज़ें, आपको घर में जाके एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम है, उसमें क्या कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से बोलना चाहूँगी। तो आप रिवाइज करना आपका काम है, ऐसे नहीं है कि हो गया तो बस उतना ही हो गया, तो आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका पहला काम है, जितना भी जो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर से पहले, लेक्चर देखने से पहले एक बार उसको रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो ही आपके चीज़ें माइंड में आने लग जाएंगी कि हाँ ये हुआ था, ये
मेरा तो काम है, मैं तो पिछले लेक्चर आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था, ठीक है, बट आपसे भी सभी से आना चाहिए कि मैंने क्या क्या लिया था। समझ में आया? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि अभी 12th है, 12th इस साल इंपॉर्टेंट होता है, और चैप्टर्स ऐसे डिजाइन किए हुए नहीं होते, कुछ कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट ही है, हाई वेटेज चैप्टर्स है, वास्ट चैप्टर्स है, बड़े चैप्टर्स है, तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सारी मेहनत हम ही करें, आप कुछ भी नहीं करें, तो क्या हो जाएगा ना, कोऑपरेशन नहीं होगा, उसका मतलब ऐसे हो जाएगा ना कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आपके साइड से। तो इधर मैं कितना भी आपको कितना भी एफर्ट्स डाल के अच्छा सिखाऊंगी और आप उधर से बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, आपकी तरफ से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो 8वीं 9वीं के 7वीं 8वीं के चैप्टर्स है नहीं कि पता चला एक दिन पहले एग्जाम के कर लिए जाए, बात खत्म। इसको टाइम लगा के वक्त दे के आपको करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे हम क्या करेंगे ना, एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले करोगे, क्या करोगे, ऊपर सतह पे पढ़ाई करोगे। एक दिन पहले पढ़ाई कैसे होती है? मान लो आपकी एग्जाम संडे को है, बात सही है, और अब करते जा रहे हो, मतलब आपने कुछ भी पूरा वीक पढ़ाई नहीं की, और एक बच्चा सिर्फ सैटरडे को रात में 4-5 बजे तक जग के पढ़ाई कर रहा है, क्या फायदा होगा उसका? कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तुम पढ़ाई प्रेशर में कर रहे होगे, आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वो प्रेशर में पढ़ाई की हुई क्या फ़ायदा होगा उसका? कुछ फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन वही आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से ले के पूरा वीकेंड तक वो पढ़ाई करते जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो कुछ काम आएगी, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन पता चला सैटरडे को ही बैठ के तो आप सारा काम कर रहे हो, तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा, आपको कुछ बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो थोड़ी चीज़ें आपको रिवाइज करते हुए आना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रिवाइज नहीं करते हो, मैं बस बोलने का काम कर रही हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर्स यहाँ से आगे वास्ट होने वाले हैं, पढ़ाई भी वास्ट होती है। ऐसा ही नहीं होता, 11th-12th में आगे चल के बेस सिलेक्शन होता है आपका, आपकी लाइफ डिसाइड होती है। यहाँ से आगे ये 2 साल आपके आगे की 10 साल की लाइफ डिसाइड करते हैं, ये 2 साल 10 साल डिसाइड करते हैं, समझते हो? ये 2 साल से आगे के 10 साल डिसाइड हो रहे हैं, आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आप क्या करोगे, आप क्या नहीं करोगे। आपको बिजनेस करना है तभी भी आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप जानते हो बिजनेस में भी कंपटीशन आ चुका है, उसमें भी जो पढ़ा लिखा इंसान है वही सर्वाइव कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बातें अलग होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज भी करके आया करो, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ सके। हम क्या पढ़ रहे थे? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बात सही है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें पानी ही एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और पानी ही बेस की तरह रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, मैंने शुरुआत से कुछ भी नहीं किया है बेटा, मैं रिएक्शन लिखते आ रही हूँ, ये तो आप खुद लिख सकते हो, ये तो मुझे क्या बताने की जरूरत है। देखो एक H+ यहाँ जा रहा है, ये क्या बन रहा है, ये नहीं आता आपको, ये तो कितने बार सिखाया, H3O+ बन रहा है, OH- बन रहा है, ये आता आपको। इसका के लिखना नहीं आता आपको? डेफिनेटली के लिखना किसको नहीं आता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बिल्कुल आता है। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिख के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते जाते हो। मैंने क्या बोला है? मैंने इतनी सी बात बोली है, देखो क्या मैंने लिखवा के भी दिया था, मेजोरिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर अनडिसोसिएटेड। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है? अनडिसोसिएटेड, मतलब इसका 1 मोल ले रहे हो तो 0.0005 के करीब मोल जा रहा है, तो एक ही रह रहा है ना, एक में से 0.005 बच गया तो कितना बचेगा? ऑलमोस्ट 1 के करीब बचेगा। तो इसलिए हम ये वाली टर्म कैसे ले रहे हैं? कांस्टेंट। समझ में आया? तो एक कांस्टेंट को इधर लेके जा रहे हो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक नया कांस्टेंट बनता है, जो कि क्या बन गया? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। एक नया कांस्टेंट बनाए हो आप, जिसका नाम क्या दे रहे हो आप? KW, इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो ध्यान से, KW को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। डिफाइन कैसे किया? डेफिनेशन कैसे लिखी है? देखो यहाँ पे KW इज इक्वल टू K इंटू K', बात सही है। डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ये किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ KW इज इक्वल टू क्या आएगा? H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू किसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा? OH- का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या बोल रखा है इस आयोनिक, द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? हाइड्रोनियम आयन एंड कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? हाइड्रोक्सिल आयंस एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो आयोनिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोला जाता है? ध्यान से पढ़ो, देखो द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये कौन सा आयन है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट सर्टेन टेम्परेचर, एट अपने को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? अगर आपने टेम्परेचर चेंज करवाया तो ये प्रोडक्ट का आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। ये क्या ले रहे हैं अपन? कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा टर्म ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या बेटा? मोल्स पर लीटर ना,
कॉन्सेंट्रेशन, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो मतलब क्या ले रहे हो, H3O+ के मोल्स पर लीटर ले रहे हो, तो उसको कहा जा रहा है मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। डेफिनेशन में एट अ गिवन टेम्परेचर आना ही चाहिए। एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों आना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ KW भी चेंज होता है। समझ में आया, तो यहाँ पर ये चीज आनी चाहिए। अब देखो, इन प्योर वाटर H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इक्वल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। देखो प्योर वाटर में जो भी H3O+ का रहेगा वो किसका रहेगा, OH- का रहेगा। इसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सेम कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा बेटा, OH- का सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा। आगे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 at 298 केल्विन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज फाउंड टू बी। अब ये कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटली आया, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, एट 298 केल्विन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ कितना होता है बेटा, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ये याद रखना है क्या, डेफिनेटली याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, पूरी तरह से याद रखना है। कितना होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, कितना पाया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, 1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 7 नहीं है वो, क्या है वो, -7, मतलब कितना, 10⁻⁻1 का आंसर कितना होता है, 10⁻⁻2 का 0.01, तो 0.0007। कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। समझ में आया, मुझे ये समझाना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो मुझे एक बात बताओ, OH- का कितना होगा, सेम होगा ना, सेम होगा मतलब कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि क्या लाइन लगाई है मैंने, इन प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो देखो अगर हमने क्या किया, 1 लीटर पानी रखा हमने इसमें, ठीक है, मान लो बोतल में, हमने देखा वहां पे कि H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मतलब क्या, उसमें कितने मोल्स मिलेंगे, तो इसके कितने मोल्स मिलेंगे, H3O+ के H+ के 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। OH- के मोल्स कितने मिलेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। समझ में आया, तो KW का आंसर कितना आएगा बेटा, चेक करो आप, निकाल के देखो, निकाल के देखो आप, KW कैसे निकालते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला मैंने, 1 इंटू 10⁻⁻7, OH- का कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻7, KW का आंसर कितना आएगा, यही तो पूछ रहे हो, कॉमन सेंस, कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻14, कितने केल्विन पर, एट 298 केल्विन। यानी ये जो आंसर आपका बनेगा वो आंसर कितने केल्विन पे बनेगा बेटा, 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो KW भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया, दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ में आया आपको, ठीक है। तो बताओ KW कितना होता है, 298 केल्विन, 1 इंटू 10⁻⁻14। H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻7, कितने पे, एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ध्यान से देखो KW का आंसर कितना आया, 1 इंटू 10⁻⁻14। तो यहां से मैं KW निकालूंगी तो वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻14। ये आ गया आपका KW का आंसर, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻14। आ गया, बात सही है, क्या किया, 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻�7। ये आपको याद रखना है फिक्स गारंटी के साथ, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है। देखो, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट्स KW ऑफ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग वैल्यूज आ जाती है। ओके, समझ में आया। तो हमने क्या क्या किया, फिर से सुनो, हमने ऑटो आयनाइजेशन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑटो आयनाइजेशन सबसे ऐसा मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा कंसेप्ट है। इसमें से क्या पता करना है, मैंने बस इतना पता किया, बोलो जल्दी, KW क्या आया, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या होता है KW, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ये कितना होता है वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली डिफाइन की थी, कितनी आई थी, 1 इंटू 10⁻⁻7। ये कितनी आई थी, 1 इंटू 10⁻⁻7। टोटल आंसर कितना है फाइनल KW का, 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻14। लेकिन कितने केल्विन पे, 298 केल्विन। ये सारा काम चला, बात खत्म, समझ आई, ओके डन। अब हम आगे पढ़ेंगे पीएच स्केल। इतना पहले लिख लो, उसके बाद पीएच स्केल पढ़ते हैं।